स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ने मेंडल्स के सारे लॉज को कवर किया था। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो किसका पार्ट है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आपकी बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उसमें कौन से पैटर्न इन्वॉल्व है, या जीन से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं। जीन क्या था? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। जीन डीएनए का वो पार्ट था जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी किसी फंक्शनल प्रोडक्ट की, किसी काम के प्रोडक्ट की। उतने पार्ट, डीएनए के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी किया था, और पैटर्न को स्टडी करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, जिससे कि मेंडल ने जिसके कंक्लूजन से 3 लॉ मिले। 3 लॉ। अब मेंडल के वर्क को जब वो जी रहे थे, जिंदा थे, तभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद 17 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए जो अपने वर्क रिसर्चेस कर रहे थे, तो मेंडल के वर्क को स्टडी किया और देखा कि वो काम जो अब कर रहे हैं 17 साल पहले कोई करके जा चुका है, बट उसके वर्क को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया गया। और वो सही कह रहे थे कि हाँ, ये लॉज इन्वॉल्व है इनहेरिटेंस के पैटर्न में। इस तरह से आपके कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इनहेरिटेंस मतलब कैसे आपके कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। तो उनके मेंडल के वर्क को एक्नॉलेज करने के लिए उन लॉज को नाम दे दिया गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये किसने उनके वर्क को फिर से एक्नॉलेज किया था? बाद में बताया था, ह्यूगो de Vries, कार्ल सोलेंट्ज एंड एरिक स्मार्क। तो मेंडल ने तो सिर्फ पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को लेकर ही बताया था, इनहेरिटेंस के पैटर्न को, सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को, और जो सही भी थे, बहुत सारी जगह ये अप्लाई होते थे। लेकिन लेटर ऑन फर्दर और भी रिसर्चेस हुई जहां पे मेंडल के लॉ अप्लाई नहीं हो रहे थे, नए लॉ बने, नए कॉन्सेप्ट्स मिले कि हाँ, यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वो सारा कुछ किसमें रख दिया गया? पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मेंडल के बाद की जेनेटिक्स, जिसमें आपका फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करने से पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ सबको पता होना चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था मेंडल का? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मेंडल ने 2 प्लांट लिए। एक प्लांट जिसपे सारे फ्लावर्स कैसे थे? रेड थे, वो भी प्योर रेड थे। प्योर रेड का मतलब क्या होता है? क्योंकि हर एक जीन के पेयर होते हैं, क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम ही डीएनए है, उस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब जब क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो जीन भी तो प्रेजेंट पेयर में होंगे, और दोनों ही जीन कैसे हो? एक ही जैसे हो, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसमें दोनों जीन रेड कलर के फ्लावर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो प्रेजेंट थे, और एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें दोनों जीन व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ पे अभी हमें नहीं पता है कि विच वन इज डोमिनेंट, रेड वन इज या फिर व्हाइट वन। तो हम यहाँ पे W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल W से व्हाइट कलर को, क्योंकि हमें अभी रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं पता है। अब ये पेरेंट प्लांट है, इनके गैमीट्स बने होंगे। गैमीट्स में भाई रेड कलर के ही फ्लावर के एलील गया होगा या जीन गया होगा, और गैमीट में सिर्फ सिंगल साइड जाता है, पेयर नहीं जाता है, क्योंकि दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होता है, मेल साइड से एंड फीमेल साइड से, तब आपका पेयर कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो गैमीट बना होगा उसमें व्हाइट कलर फ्लावर वाला जीन गया होगा। अब इन दोनों ही प्लांट के फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। रेड वाले के जो पॉलन ग्रेन थे वो व्हाइट वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, और जो व्हाइट कलर के फ्लावर के पॉलन ग्रेन थे वो रेड कलर के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किया गया। इसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्रॉस आ गया। क्रॉस होने के बाद भाई इन प्लांट में अपने अपने सीड्स आए होंगे, इसके अपने सीड्स आए होंगे क्रॉस होने के बाद, इसमें अपने सीड्स आए होंगे।
इन सीड से क्या हुआ, फिर से सो किया गया, दोनों ही सो करने के बाद प्लांट आया, दोनों में प्लांट आएगा, वो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आएंगे। अब सस्पेंस क्या है, इन प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स आए हैं इसमें कौन से कलर के फ्लावर्स आए हैं, दोनों ही प्लांट में जिस भी कलर के आएंगे फ्लावर अकॉर्डिंग टू मेंडल वो क्या कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, वो ट्रेट कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और जिसके एक्सप्रेस नहीं होंगे वो आपका रिसेसिव होगा, यही तो मेंडल ने बताया था। तो सपोज इस केस में जब क्रॉसिंग हुई तो हम सिर्फ क्रॉस लिखेंगे, सीड फ्लावर प्लांट नहीं लिखेंगे। तो जो नए प्लांट आए बना उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जो फ्लावर आए सपोज व्हाइट कलर के आए तो व्हाइट डोमिनेट हो जाएगा, कैपिटल से लिख देंगे। तो यहाँ पे W को यूज करेंगे और R को शो करने के लिए स्मॉल w को यूज करेंगे, रेसेसिव को स्मॉल लेटर से और डोमिनेंट वन को कैपिटल लेटर से, और जो हम लोग लेटर यूज करते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर का यूज करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट का। लेकिन ये भी तो चांस हो सकता था रेड आएंगे, तो ये हम खुद से डिसाइड नहीं करते हैं कि रेड डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है। हम लोग दो अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेते हैं, क्रॉस करवाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, जो मिल जाता है उसको हम लोग डोमिनेंट कंसीडर कर सकते हैं। सपोज रेड कलर का ही फ्लावर आ गया उस प्लांट पे तो रेड डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पे अब W ना यूज करके हम लोग स्मॉल r यूज करेंगे, R लेटर को यूज करेंगे क्योंकि व्हाइट आपका रेसेसिव हो गया, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरह से लिखेंगे, कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लेकिन अभी हम लोग को क्या स्टडी करना है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए बाद में और डिस्कवरीज हुई, तो एक प्लांट थे, कुछ प्लांट थे लाइक एग्जाम्पल देखिएगा, मिराबिलिस जलापा, एंटीरिनियम मेजस, या फिर इसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन। तो यहाँ पे हम लेते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा के दो तरह के प्लांट लेते हैं, एक प्लांट जिसमें रेड फ्लावर आते हैं और दूसरा प्लांट जिसमें व्हाइट फ्लावर आते हैं। और प्योर रेड ले रहे हैं दैट मीन्स दोनों ही रेड के जीन प्रेजेंट होंगे, एंड प्योर व्हाइट दैट मीन्स दोनों जीन्स जो पेयर में प्रेजेंट है व्हाइट कलर के प्रेजेंट होंगे। तो हियर अब जब इनका क्रॉस कराएगा क्या रिजल्ट मिला, मिराबिलिस जलापा के प्लांट के बीच में। तो मिराबिलिस जलापा के वो प्लांट जिसमें रेड फ्लावर है, मिराबिलिस जलापा का वो प्लांट जिसमें की व्हाइट फ्लावर है। हम इसको व्हाइट को स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, आर से, जो आपकी बुक्स में लिखा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि व्हाइट रेसेसिव है या आपका रेड डोमिनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी डिसाइड ही नहीं है कि कौन सा रेसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, ये तो नेक्स्ट जनरेशन से डिसाइड होता है। तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सपोज रेड या व्हाइट में एक मिलना चाहिए था, तो ये पेरेंट प्लांट हो गया, इनके गैमीट्स बने। गैमीट्स बनते टाइम इधर भाई एक का रेड का आ गया जीन, इधर किसका आ गया, व्हाइट का आ गया। अगेन सेम प्रोसीजर, इसके पोलन ग्रेन रेड वाले के व्हाइट वाले के स्टिग्मा के ऊपर, रेड व्हाइट वाले के रेड वाले के स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। अब क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग होने के बाद जो फ्लावर मिले वो किस कलर के आए होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन सीड को सो करने के बाद उस प्लांट में फ्लावर आए होंगे वो यहाँ पे पिंक कलर के मिले। अब ना तो व्हाइट ने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया था रेड को, मतलब कि व्हाइट कलर के फ्लावर मिले, ना ही रेड कलर के फ्लावर मिले, बीच का एक शेड मिल गया पिंक कलर। या तो ऐसा होता सपोज यहाँ पे ये व्हाइट कलर है, इसके ऊपर पूरा का पूरा इसको मास्क कर लेता रेड कलर, तो रेड कलर के फ्लावर होते हैं। या फिर पूरा आपका रेड कलर का है तो इसको मास्क कर लेता पूरा का पूरा व्हाइट कलर, मैं इससे शो कर रही हूँ ब्लू से, तो एक ही कलर मिलता और जो दिख जाता वो आपका डोमिनेंट होता। लेकिन यहाँ पे तो थर्ड शेड आ गया पिंक कलर, इसका मतलब रेड ने ना तो कंप्लीटली मास्क किया, मतलब मास्क मतलब ढका व्हाइट कलर को, ना व्हाइट ने कंप्लीटली ढका रेड कलर को, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ जब प्रेजेंट है तो पिंक कलर शो कर रहे हैं। तो डोमिनेंट तो रहा ही नहीं, एक करेक्टर शो ही नहीं हुआ, डोमिनेंट वाला तो रहा ही नहीं, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। अगर रेड चाह रहा था कि वो डोमिनेंट होता तो रेड का थोड़ा सा पार्ट आया, व्हाइट चाह रहा था कि व्हाइट डोमिनेंट होता तो व्हाइट का थोड़ा सा पार्ट आया, तभी तो लाइट शेड मिला, लाइटर शेड मिला पिंक कलर का। So that's why we called this law as a incomplete dominance। और ये किसमें, इससे एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस जलापा एंड स्नैपड्रैगन। रीड कर लेते हैं इसकी कंटेंट को। This is the type of inheritance where the two alleles, हमने यहाँ पे रेड वाला लिया था व्हाइट वाला लिया था, ऑफ अ करेक्टर, करेक्टर क्या था, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर इज अ करेक्टर एंड रेड एंड व्हाइट आर ट्रेट्स, और उनके जो दो जीन्स होंगे अलग अलग वो आपस में क्या कहलाए जाएंगे, एलील। एलील क्या थे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट था,
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने एलील का स्टडी भी किया था, जब एलील को समझा था पहले के लेक्चर्स में, कि सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं और आपको चाय बनानी है और आपके घर में चीनी खत्म हो गई है, तो चीनी का सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट आप क्या यूज करोगे? नमक यूज करोगे कि गुड़ यूज करोगे? गुड़ यूज करोगे। तो एक ही टाइप का जीन है जो एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके दो डिफरेंट फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तब उन दोनों को क्या बोलेंगे? वो क्या है? एलील्स है। तो here this is a type of inheritance where two alleles of a character interact in such a way so as to cause blending of character। दोनों करेक्टर क्या हो गए? ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए हैं। इसी को ही हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। और एक करेक्टर ने दूसरे करेक्टर को पूरी तरह से ढका नहीं, ये मास्क नहीं किया, ये वर्ड यूज किया जाता है कहीं कहीं पे, किसी किसी बुक में लिखा है। वन करेक्टर डज नॉट कंप्लीटली मास्क द अनदर करेक्टर। एग्जाम्पल क्या है? मिराबिलिस जलापा, जिसका अनदर नेम है 4 o'clock प्लांट, एंड एंटीरिनियम मेजस, जिसका आपका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन। आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। ये आप यहाँ पे देखिएगा, पेरेंट जिसमें रेड फ्लावर थे कैपिटल आर से शो कर दिया गया, एंड व्हाइट फ्लावर थे स्मॉल आर से। ऐसा कुछ नहीं है कि रेड और व्हाइट आपका डोमिनेंट या रिसेसिव है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, क्योंकि दोनों ही आपका बीच का इंटरमीडिएट जो ट्रेट था वो एक्सप्रेस हो रहा था। गैमेट बने तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और सारे के सारे कैसे मिले? पिंक मिले। अब F2 जनरेशन में सोचा कि नया मिलना चाहिए था। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में ये जो F1 जनरेशन थी, दोनों ही जीन्स प्रेजेंट थे, अब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉसिंग में जो गैमेट्स बनेंगे दो टाइप के आएंगे, जिसमें कि रेड वाला भी गया होगा और व्हाइट वाला भी गया होगा। यहाँ पे भी रेड वाला भी आया होगा और व्हाइट वाला भी आया होगा। अब इसके बाद इनका क्रॉस हुआ तो रेड कलर के फ्लावर्स फिर से आ गए, जो F1 जनरेशन में नहीं आए थे। सारे कैसे मिले थे? पिंक मिले थे। F2 जनरेशन में फिर से मिल गए रेड कलर के। फिर ये वाला इससे हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट मीन्स रेड का भी जीन प्रेजेंट है और व्हाइट का भी है, तो अगेन पिंक कलर आ गया। फिर यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर पिंक, और स्मॉल आर व्हाइट भी आ गया। यहाँ पे मेंडल का लॉ फॉलो हो रहा है, जेनेटिक जो रेशियो जीनोटिपिक रेशियो है। तो इसको पुनेट स्क्वायर से कैसे रिप्रेजेंट किया गया? एक साइड मेल का गैमेट्स को लिख दिया गया पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट था, दूसरी साइड एग सेल में चांसेस लिख दिए, या तो रेड के आएंगे आपके व्हाइट के आएंगे। उसके बाद पहले वाले ब्लॉक में एक साइड से रेड का आया, दूसरी साइड से भी रेड का आया तो रेड फ्लावर हुए। एक साइड से रेड का आया, दूसरी साइड से व्हाइट का आया तो पिंक फ्लावर हुए। फिर एक साइड से रेड का, एक साइड से व्हाइट का, देन पिंक अगेन, एंड दोनों साइड से जब व्हाइट के आए तब व्हाइट हुआ। तो ये जीनोटिपिक रेशियो तो जो मेंडल के केस में मिला था 1:2:1 वो तो सेम रहा, लेकिन जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो था जो मेंडल से मिला 3:1 था। तीन आपके एक जैसे होंगे, 3 पार्ट और एक अलग पार्ट होगा। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो भी सेम है, 1:2:1, रेड पिंक और व्हाइट। जो ब्लेंडिंग हुई थी वो नेक्स्ट जनरेशन में वो ब्लेंडिंग फिर से सेपरेट हो गई, फिर से पिंक नहीं हुई, दोनों मिक्स नहीं होते, लेकिन दोनों साथ साथ थे तो शेड कैसा आ रहा था? पिंक आ रहा था। लेकिन जब फिर से अलग हो गए और रेड वाले आ गए तो फिर से अगेन रेड आ गया, और व्हाइट वाले आ गए तो व्हाइट आ गया, और रेड और व्हाइट दोनों प्रेजेंट थे जीन्स तो पिंक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, को डोमिनेंस। को वर्कर आपने सुना होगा, साथी, कलीग, ठीक। तो को मतलब क्या होता है? साथ साथ। और डोमिनेंस वर्ड का मतलब जो हावी होता है, मतलब एक जिसकी ज्यादा चलती है, हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं। सपोज एक घर में, एग्जाम्पल पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक घर में 2 बहनें हैं, बना देते हैं बहनों को छोटी सा, ये 2 बहनें हैं, छोटी हो गई इनकी, ठीक। एक और है, अब एक की यहाँ पे ज्यादा चलती है, दोनों बहनों के नाम रख देते हैं, एक का ए रख देते हैं और एक का बी। इन दोनों बहनों में एक ही ज्यादा चलती है तो ऊपर की तरफ है, और बी की कम है, ठीक है, नहीं चलता है। तो एक केस तो ये हो गया, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि हाँ, इसका जब दोनों प्रेजेंट उस टाइम में घर पे हैं तो एक ही चल रही है, और दूसरा भी है बी वाली, लेकिन उसकी चल नहीं रही है, एक्सप्रेस ही नहीं करे, चलो ठीक है जाने दो, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये तो पहली कंडीशन हो गई। अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा। सपोज एक घर में 2 बहनें हैं, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे इन्होंने इनको कोई फूड का आइटम
ऑर्डर करने के लिए बोला गया। अब एक ने बोला कि हम नूडल्स ऑर्डर करेंगे, दूसरे ने बोला कि हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे। बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जा रहा था। तो यहाँ पे कहा कि चलो दोनों को, यहाँ के केस में एक को नूडल ऑर्डर करना था और एक को पिज्जा ऑर्डर करना था। तो कहा कि चलो ना तुम्हारा ऑर्डर करते हैं ना हम अपना ऑर्डर करते हैं, कुछ और ही ऑर्डर कर लेते हैं, थर्ड चीज दोनों उस टाइम पे खा सके। तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन में उन्होंने सपोज सेलेक्ट कर लिया कि हम पास्ता बना लेते हैं। ठीक, पास्ता में चीजी पार्ट भी आ जाएगा, थोड़ा सा नूडल वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो इन्होंने पास्ता मंगा लिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो कोई भी एक्सप्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में अगर एक को नूडल्स खाना है तो किसकी चल रही है, दोनों के लिए क्या आ रही है, नूडल्स आ रहे हैं। ठीक है, बी वाले ने कहा चलो अब हम नूडल्स ही खा लेते हैं। ये डोमिनेंस वाला रोल था कि डोमिनेंट कौन हो गया, ए। दूसरे केस में ए ने बोला था हमें नूडल्स खाना है, बी ने बोला था हमें पिज्जा खाना है, लेकिन दोनों ने उस पर एग्री नहीं हुए। फिर थर्ड ऑप्शन देखा, थर्ड ऑप्शन का नूडल्स वाला लुक किसमें आ रहा है, चलो पास्ता में आ रहा है थोड़ा सा उस तरह से, और पास्ता में चीज वाला मंगा लिया तो उसमें चीज वाला भी आ गया, तो पिज्जा का फ्लेवर भी आ गया, तो दोनों पास्ता पे एग्री हो गए। तो यहाँ पे दोनों का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट आया, टेस्ट आया उनका जो भी उनको चाहिए था, लेकिन दोनों का कंप्लीट नहीं आया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, सपोज यही फिर से दो बहनें हैं, एक ए है और एक बी है, और यही खाना है इनको, नूडल्स और पिज्जा। तो इस कंडीशन में क्या करा गया, कहा कि दोनों का ही आएगा। जिसको पास्ता खाना है, जिसको नॉट पास्ता, जिसको नूडल्स खानी है उसका नूडल्स आएगा, जिसको पिज्जा खाना है उसका पिज्जा आएगा। दोनों ही एक्सप्रेस हो रही है, दोनों ही डोमिनेंट है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में दोनों की ही चलेगी, कोई भी रेसिसिव नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं, दोनों ही बराबर के हैं। तो अब इस को डोमिनेंट को फर्दर जेनेटिक्स के एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक केटल है जो रेड कलर की है, दूसरा क्या है, व्हाइट कलर की। उसका जो भी है मेल और फीमेल किसी एक को सिलेक्ट कर लो। मेल है रेड कलर का तो उसको रेड मान लो, फीमेल को व्हाइट कलर को, या फिर मेल आपका व्हाइट कलर का है तो फीमेल को रेड ले लो। अब इसमें स्पर्म एंड ओवम बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट आया। नेक्स्ट जो जनरेशन आई, या तो रेड मिलनी चाहिए थी या व्हाइट मिलनी चाहिए थी, या फिर आप ब्राउन और व्हाइट को यूज कर सकते हो, लेकिन कैसी मिली, रोन मिली। रोन वर्ड का मतलब धब्बेदार, व्हाइट के ऊपर ब्राउन पैचेस या रेड पैचेस, या फिर रेड के ऊपर व्हाइट पैचेस। तो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं कलर नेक्स्ट जनरेशन में, रेड वाला भी और व्हाइट वाला भी। ऐसा तो नहीं है कि दो बीच का शेड आया हो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, कि हाँ दोनों का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट आ गया हो, या फिर एक आया हो, एक कलर का या तो रेड होगी या व्हाइट होगी। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही पैचेस के फॉर्म में अवेलेबल है, रेड और व्हाइट। तो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं जीन्स, दोनों ही जो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एक पेरेंट से और दूसरे दूसरे पेरेंट से। यहाँ पे एक पेरेंट से जीन आया कलर का, दूसरा जीन दूसरे फॉर्म का था, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आया, तो दोनों ही एक्सप्रेस हुए, रेड वाला भी और व्हाइट वाला भी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो हियर दिस is the type of inheritance where two alleles of a character are equally dominant। दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, कोई किसी से कम नहीं है। एंड exist simultaneously is called, एक साथ वो एक्सप्रेस भी हो रहे हैं, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, रेड और व्हाइट दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपका कोडोमिनेंस होगा। तो एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एमएन ब्लड ग्रुप बाद में फर्दर और भी मॉलिक्यूल्स देखे गए आरबीसी के ऊपर, तो वो उनका नाम एम और एन रख दिया गया, तो एमएन ब्लड ग्रुप भी आता है जैसे कि एबी ब्लड ग्रुप है। एंड कोट कलर ऑफ द सम कैटल, कुछ कैटल्स का जो आपका कोट का कलर है, मतलब जिसका कलर है यहाँ पे रोन दिखाया गया, कैटल्स का एग्जाम्पल है। तो अब एबी ब्लड ग्रुप का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ये तीन तरह के हैं, तो तीन तरह के एलील्स प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड ग्रुप के लिए। उनको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक कैपिटल आई सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल ए, कैपिटल आई सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। कैपिटल आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमिनेंट एलील को, एंड स्मॉल आई इज रिप्रेजेंटिंग रेसेसिव एलील। और ये एलील या फिर आप बोल सकते हो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप्स के लिए। आपके ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। तो इस इनहेरिटेंस के, इनके इनहेरिटेंस आई ए आई बी एंड स्मॉल आई के जो एलील्स हैं, इनके इनहेरिटेंस को, पैटर्न को स्टडी करने से पहले हमें ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है।
सपोज 100 इंडिविजुअल है या हम 1000 इंडिविजुअल्स ले लेते हैं। ये 1000 इंडिविजुअल्स हैं। अभी जब ये 1000 इंडिविजुअल को लिया गया तो तब ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेट अस सपोज कि उस टाइम पे ब्लड में कुछ चीजें अलग होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले पता होनी चाहिए। अदरवाइज दूसरे पर्सन में अगर ये चीज मैच नहीं करेंगे तो दूसरे पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसमें वो डिफरेंट तरह का ब्लड ग्रुप डाल दिया गया और डिफरेंट ब्लड डाल दिया गया। जब रिसर्चेस चल रही थी, लेट अस सपोज यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल्स हैं, सबके ब्लड को देखा गया होगा। ब्लड के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं? ब्लड में सेलुलर पार्ट होता है और फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो जब प्लाज्मा देखा गया तो सबका सेम पाया गया, तो इसको चेक नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट नहीं करना पड़ेगा ब्लड को ट्रांसफर करने से पहले, तो इसको छोड़ दिया गया। भाई जो चीज अलग होगी उसी को तो चेक करेंगे, मैच करेंगे। पर्सन जब जो चीज मैच कर रही होगी उसको फिर से क्यों हम लोग मैच करेंगे? वो तो ट्रांसफर कर ही देंगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। फिर यहाँ पे WBCs, RBCs और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो WBCs और आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी सेम थी, तो इनको भी नहीं स्टडी किया गया WBCs और प्लेटलेट को। लेकिन जब कॉन्सेप्ट किसके हो, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं। जब कॉन्सेप्ट देखा गया किस पे होगा? RBC पे। RBC सबकी अलग तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ 4 तरह की दिखी। 4 तरह की कैसे? कुछ इंडिविजुअल्स में इस तरह की थी, तो बहुत सारों में आपकी एक ही तरह की RBC होगी, कुछ में आपकी पर्टिकुलर टाइप की RBC। तो 4 डिफरेंट तरह की RBC 1000 इंडिविजुअल्स में मिली, तो इससे 4 ग्रुप के ब्लड ग्रुप मिल गए। अब इन RBCs में सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम था। RBC सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ना, 3D पूरा बनी होगी। पेड़े की तरह RBC होती है। पेड़ा होता है एक साइड से धसा हुआ, तो उस पेड़े को दोनों साइड से धस दो। पेड़ा खाया सबने, मीठा स्वीट। तो RBC की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारे इंडिविजुअल, 100 इंडिविजुअल जो लिए थे, सबके RBC के ऊपर स्ट्रक्चर सब सेम थे। लेकिन एक स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर ऐसे थे सबके ऊपर नहीं प्रेजेंट थे, वो कॉमन थे, मतलब कॉमन नहीं थे, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में ही कॉमन थे। तो अगेन रिपीट कर देते हैं पूरे कंटेंट को, यहाँ पे जितना अभी तक पढ़ा। ब्लड को देखा गया, ब्लड में प्लाज्मा सबका सेम पाया गया, 1000 इंडिविजुअल है। WBCs प्लेटलेट सबकी सेम थी। RBC को देखा गया, RBC का बहुत सारा पार्ट सेम था, कुछ स्ट्रक्चर कुछ छोड़ के जो RBC की सरफेस के ऊपर लगे हुए थे। तो रिजल्ट क्या मिला? भैया हम लोग खुद से तो कुछ यहाँ पे इन्वेंट तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने बायोलॉजी में डिस्कवर किया है कि हाँ ऐसी चीज होती है, ये चीज प्रेजेंट है। तो जब RBC को देखा गया तो कुछ लोगों की RBC के ऊपर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर पाया गया। सपोज हम यहाँ पे ऐसी कार्टून पिक ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रक्चर पाया गया आपका 400 इंडिविजुअल है। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इस RBC को नाम दे दिया। RBC जो है इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो A एंटीजन प्रेजेंट है, और ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप A। ये स्ट्रक्चर जिसपे ऊपर प्रेजेंट है इतना स्ट्रक्चर, तो इसका नाम रख दिया एंटीजन A। इसका नाम क्या रख दिया? एंटीजन A। और जो ये ब्लड ग्रुप बना उसका नाम क्या हो गया? इसको RBC ना लिख के ब्लड ग्रुप लिख देते हैं। ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? ब्लड ग्रुप A हो गया। फिर कुछ लोगों की RBC देखी गई, लेट अस सपोज 500 लोगों की। 500 लोगों के RBC के ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर पाया गया इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर का कोई नाम रख दिया गया एंटीजन B, और इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया? B हो गया। कुछ RBC ऐसी देखेंगे जिसके ऊपर ये दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, पहला वाला भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, A वाला भी और B वाला भी प्रेजेंट था, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB हो गया। और कुछ RBC के ऊपर दोनों ही स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट थे, खाली थी, तो इससे ब्लड ग्रुप क्या बन गया? O, मतलब नल, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो RBC, ये पूरी RBC शेड कर देते हैं, ये RBC, ये RBC, ये RBC और ये RBC। इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स पाए गए A के बाद कुछ पे B वाला, कुछ पे A और B दोनों ही प्रेजेंट था, A भी प्रेजेंट है और B भी प्रेजेंट है, और कुछ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको कोड करने के लिए अलग अलग जीन होंगे ना, इसके लिए अलग जीन होगा, इस स्ट्रक्चर के लिए अलग जीन होगा। तो जो A को कोड कर रहे थे उस जीन का नाम क्या रख दिया? IA। उस जीन का नाम रख दिया IA। जो B को कोड कर रहे थे उसको B, और जो किसी को कोड नहीं कर रहे थे उस जीन, मतलब जीन तो है लेकिन वो कुछ बना ही नहीं रहा, उसका नाम रख दिया I। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सारे के सारे एलील हो जाएंगे, ये एलील, ये एलील और ये एलील। तो यहाँ पे एक चीज के लिए, एक करेक्टर के लिए मोर देन 2 एलील प्रेजेंट है।
इस चीज को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोडोमिनेंस स्टडी कर रहे हैं। सो हियर इन केस फर्स्ट, जिसमें 400 इंडिविजुअल्स मिले, या नंबर्स आप छोड़ दीजिए, जिसमें 400 इंडिविजुअल्स मिले, तो जो IA वाला जीन था वो प्रेजेंट था। जीन कौन सा था? IA वाला। फिर जिसमें मी मिला उसमें IB था, जिसमें दोनों ही IA और IB प्रेजेंट थे, दोनों ही यहाँ पे एक्सप्रेस हो गए। RBC देखिए लास्ट वाली, ये वाली पूरी, एक सेकेंड, हाँ, इसमें IAB और IB भी है, A भी हो गया इतना वाला पार्ट। इसका मतलब है दोनों एलील प्रेजेंट था और दोनों ही स्ट्रक्चर आ गए, दोनों एक्सप्रेस हो गए होंगे इसलिए, तो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, इस चीज को हम बोल रहे हैं कोडोमिनेंस। लेकिन स्मॉल वाला आई का क्या मतलब है? जब ये भी प्रेजेंट है और एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, 2 पेयर होंगे, 3 पेयर नहीं होते, तब आपका जो भी प्रेजेंट होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सी सपोज कंडीशन क्या है? एक एलील IA का एक साइड से आया, एक पेरेंट की साइड से, और ब्लड ग्रुप IB का आया, तब जो आपकी RBC होगी उस पे ऊपर A वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा और B वाला भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, IAB और IBB, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। सपोज दूसरी कंडीशन क्या हुई? IA का जीन है लेकिन दूसरा जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, ये वाला है, तो ये प्रेजेंट है, तब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A वाला होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? IB का है और दूसरा एक और जी एलील प्रेजेंट है, दो ही के कॉम्बिनेशन में होगा। ये किससे कौन डिसाइड करेगा? जो भी पार्टनर है, जो भी कपल है, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, तीनों नहीं हो सकते। तो आपका जो ब्लड ग्रुप आया वो B वाला ब्लड ग्रुप आ गया। सपोज कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए, आप एक को B मान लीजिए, एक को A मान लीजिए, ये तो मैंने कार्टून पिक में, हर एक केमिकल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब दोनों ही आपके रेसेसिव फॉर्म के प्रेजेंट हुए तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर नहीं आया और इसका नाम क्या हो गया? O ब्लड ग्रुप। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, कि एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट। तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप हो गया, दोनों रेसेसिव है तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जब दोनों ही किसके प्रेजेंट होंगे? एक IA का प्रेजेंट होगा और एक IB का प्रेजेंट होगा, तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं RBC के ऊपर। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है ये कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही एलील एक्सप्रेस हो। आई होप आपको कोडोमिनेंस में AB ब्लड ग्रुपिंग में IA और IB क्या शो कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। एंड कैपिटल IA एंड स्मॉल IA क्या शो कर रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक ही डोमिनेंट है, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लेकिन इस केस में क्या है? कोडोमिनेंस है। अगेन एक बार कंटेंट को रीड करते हैं। This is a type of inheritance where the two alleles of a character are equally dominant, दोनों ही dominant हैं, and exist simultaneously, एक साथ exist भी कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग कोडोमिनेंस बोल रहे हैं। This is all about today's lecture.